Hello everyone, my name is Dr. Shweta Chaudhary from ABES Engineering College and today's topic of discussion is eigenvalues and eigenvector. This topic is very important in terms of GATE examinations and you will get a good number of questions from this topic. So as we have decided to divide this topic into 3 videos and I have covered my first video जहाँ पर आपने सीखा था कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर को समझा जा सकता है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से 3x3 मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो उसके आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना, प्रॉपर्टीज को देखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड गेट में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप गेट के क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट टाइम में या कहीं गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक 3x3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतनी ही नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखते हैं कि आइगन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइगन वैल्यूज हमने क्या सीखा था कि जितने टाइम स्केलिंग फैक्टर यानी कि स्केलिंग हुई कितने टाइम्स हुई, वो जो टाइमिंग थी यानी कि कितना टाइम्स कोई वेक्टर बढ़ा या घटा, वो जो जितने टाइम्स बढ़ा या घटा वो स्केलिंग फैक्टर कहलाता है, जिसको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। अब आइगन वैल्यूज मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला काम जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाने का फॉर्मूला होता है A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, या आइगन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है तो पहले सिर्फ मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी एक्स नहीं लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो पहले इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसको लिखना है। मैट्रिक्स है -2 2 -3, उसके बाद है 2 1 -6, फिर है -1 -2 और 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। माइनस लैम्डा, यहाँ पर हमें एक यूनिट मैट्रिक्स लेनी है ऑफ द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स से गिवन है उसी ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स लेनी है। दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इनको माइनस करते हैं और हमारे पास जो अब मैट्रिक्स बनकर आएगी दैट वुड बी -2 माइनस लैम्डा 2 -3 2 1 माइनस लैम्डा -6 -1 -2 0 माइनस लैम्डा। This matrix is called कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का क्या तरीका होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आई है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। वी नीड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा, तो जो भी आपको मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आई है दैट इज -2 माइनस लैम्डा 2 -3 2 1 माइनस लैम्डा -6 -1 -2 माइनस लैम्डा, इसका हमें बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आता है, उस तरीके से कर सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करके। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे कि डायरेक्ट आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक बनकर इक्वेशन बनकर आएगी। फॉर्मूला है, क्योंकि अब मैट्रिक्स जो हमारी ए गिवन है वो 3x3 ऑर्डर की है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतने ही आइगन वैल्यूज आते हैं। तो ये तय हो गया कि लैम्डा की 3 वैल्यू आनी है।
3 वैल्यू आने का मतलब वो तभी पॉसिबल है जब लैम्डा की एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं, दैट इज लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो आपकी ए मैट्रिक्स है उसको कंसीडर करना है, उसके डायगोनल्स के सम लेने हैं, प्लस लैम्डा सम ऑफ माइनर्स sum of minors corresponding to diagonals corresponding to diagonals माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। देखिए अभी आपको लग सकता है कि थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन ये फिर भी आपको काफ़ी इजी रहेगा इस तरीके के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करते हुए सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन बनकर आनी है जिसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें। ये आप जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लैम्डा क्यूब लिखेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब आपको जस्ट सम करना है डायगोनल्स का। डायगोनल एलिमेंट आप देख पा रहे हैं जैसे कि -2 है, प्लस का 1 है, प्लस का 0 है। ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स का आपने सम कर दिया। उसके बाद आपको प्लस लैम्डा लिखना है। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको माइनर्स का सम करना है। माइनर्स आपको किसके कॉरस्पॉन्डिंग लेने हैं? डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जैसे कि आपके पास ये सबसे पहला जो डायगोनल एलिमेंट है वो है -2, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जब इसमें यहाँ पर माइनर लेंगे तो ये आपके पास बनकर आ रहा है 2 -3, सॉरी, जब आप डायगोनल की कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे तो ये आपके पास बनकर आ रहा है 1 - 6। देखिए ये क्या बनकर आएगा, ये आपके जब आप फर्स्ट, ये जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है -2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप लेंगे तो आपके पास जो माइनर बनकर आएंगे वो माइनर आ रहा है 1 -6 -2 और 0। फिर आपको प्लस लगाना है। अब आप सेकंड डायगोनल यानी कि जो 1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लीजिए, तो आपके पास बनकर आएगा -2 -3 -1 और 0। फिर आप प्लस लगाइए। अब जो आपका लास्ट डायगोनल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि इसकी ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम का एलिमेंट है उसको कैंसिल आउट करके बाकी जो बचे वो वाले एलिमेंट्स आपको लेने हैं, उनका डिटर्मिनेंट निकालना है जिसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। तो जब आपका सबसे पहले के एलिमेंट गए तो वह आपके पास आया 1 - 6 -2 0। फिर आपने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग करा -2 -3 -1 0। फिर आपने 0 के कॉरस्पॉन्डिंग करा तो यहाँ पर आ गया आपका 0 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 2 2 1। सिंपल। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। डिटर्मिनेंट निकालना आपका आता ही, आप बड़े आराम से यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 45। यहाँ से आपके पास 45 वैल्यू आ जाएगी जो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या क्या बनकर आ रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन देखिए क्या बनकर आ रही है। एक आ गई है लैम्डा क्यूब माइनस, यहाँ से कितना बना -1 + 1 -2 + 1 दैट इज माइनस 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 प्लस, तो आ गया प्लस लैम्डा स्क्वायर
यहाँ से आप माइनस को सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पास इसको सॉल्व कर कर आ जाएगा वैल्यू माइनस का 21 इंटू लैम्डा, और ये हमारे पास 45 है, 45 इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन बनकर आई दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए क्यूबिक इक्वेशन बनकर आएगी। क्यूबिक इक्वेशन क्यों बनेगी? क्योंकि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो 3/3 की है। अब यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 लैम्डा की वैल्यू आएंगी। ये वैल्यू जो है ये आपकी, आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको मैनुअली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, चाहे आप कंप्यूटर कैलकुलेटर से निकालें चाहे आप मैनुअली निकालें, आपको अच्छे से आता है क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लैम्डा की जो है वो 3 वैल्यू निकल कर आएंगी। एक वैल्यू आपके पास आएगी 5, एक वैल्यू आपके पास आएगी -3 और एक वैल्यू आपके पास आएगी -3। तो यहाँ से आपके पास आप देख सकते हैं 3 आइगन वैल्यू निकल कर आ गई हैं। यानी कि जो 3 वेक्टर होंगे, पहला जो वेक्टर होगा उसमें स्केलिंग 5 टाइम्स हो रही है, दूसरे वेक्टर में स्केलिंग -3 और तीसरे वेक्टर में भी -3 हो रही है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि 5 जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो तो अलग होगा। हम लोग लेट कर लेते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो x1 है। अब क्योंकि वेक्टर है तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, हम ये मान लेते हैं कि इसके एलिमेंट हमारे पास है x1, x2, x3। सपोज ये इसके एलिमेंट है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो हमें ये x1 फाइंड आउट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू 5। इसी तरीके से -3 जो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम लोग लेट कर लेते हैं। ये हम लोग लेट कर रहे हैं, अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये x2। तो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सपोज करिए जो वेक्टर आएगा उसके एलिमेंट होंगे y1, y2 और y3। ठीक है। उसके बाद आप x3 निकालेंगे और x3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि हमारे इस -3 के लिए होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे वो आइगन वेक्टर हमारे पास होंगे दैट इज z1, z2 एंड z3। ठीक है। तो जितनी आइगन वैल्यूज होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर होते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं -3 है, तो आपको लगेगा कि इन दोनों के लिए आइगन वेक्टर सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे आइगन वेक्टर अलग निकल कर आएंगे और दूसरे वाले -3 के लिए आइगन वेक्टर अलग निकल कर आएंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इस 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी अज्यूम करा हुआ है कि x1 होगा जिसके एलिमेंट x1, x2, x3 होंगे। अब हमें ये x1, x2, x3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको फाइंड आउट करने जा रही हूँ। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा। देखिए अब इसका क्या तरीका होगा। चलिए देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। इसके हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग निकालने जा रहे हैं। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, क्योंकि हमने इसको x1 माना था तो x1 कर लेते हैं, दैट इज 0। ये आपकी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी, है ना, और ये आपका आइगन वेक्टर है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनकर आई थी, ये मैट्रिक्स थी -2 माइनस लैम्डा, ये वैल्यू थी 2, यहाँ पे आपके पास था -3
उसके बाद आपके पास था 2, ये आपके पास आ गया 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से आपके पास था माइनस का 6, उसके बाद है आपके पास माइनस का 1, उसके बाद है माइनस का 2, और उसके बाद है 0 माइनस लैम्डा। ये देखिए, ये आपके पास आ गया करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? इसकी मल्टीप्लाई करनी है आइगन वेक्टर से। आइगन वेक्टर हमने क्या माना है? कैपिटल X1 की वैल्यू हमने एज्यूम करी थी, दैट इज X1, X2, X3 इज इक्वल्स टू, ये देखिए हमने आइगन वेक्टर माना, और यहाँ पर आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हम 5 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ पे पुट करना है चलिए हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 पुट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या बनकर आएगा इक्वेशन। इक्वेशन बनकर आ रही है हमारे पास -2 -5 2 -3 2 1 -5 -6 -1 -2 और -5। ठीक है, और हमारा आइगन वेक्टर जो हमने अज्यूम करा दैट इज X1, X2 एंड X3। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या बनकर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है माइनस का 7, 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5। ठीक है, आप अगर अब तीनों रो को देखेंगे तो जो ऑल 3 रोज एंड आर टोटली डिफरेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ से ये बात हमें समझ में आ गई कि जो 3 लीनियर इक्वेशंस बनकर आएंगी, तीनों के तीनों बिल्कुल डिफरेंट बनकर आएंगी। तो तीनों रो डिफरेंट है, तो यहाँ से जो 3 लीनियर इक्वेशंस बनेंगे तीनों डिफरेंट बनेंगे। अब हमें यहाँ से लीनियर इक्वेशंस को बनाना है। तो देखिए मैं पहली इक्वेशन बनाने जा रही हूँ, क्या बनेगी? देखिए फर्स्ट इक्वेशन वुड बी -7x1 plus 2x2 minus 3x3 is equals to 0. This is called equation number 1. अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, that is 2x1 minus 4x2 minus 6x3 is equals to 0. उसके बाद हम लिखेंगे that is minus x1 minus 2x2 minus 5x3 is equals to 0. This is equation number 2. This one is equation number 3. देखिए अब हमारे पास यहाँ पर जो 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर हमें x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। आप इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन ले सकते हैं, सबसे सेम आंसर आएगा। पर मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ले रही हूँ, क्योंकि तीनों इक्वेशन डिफरेंट है, तो आप तीनों में से कोई भी 2 ले लीजिए। सपोज करिए अगर 2 सेम होती और एक अलग होती, तो जो डिफरेंट थी एक को उसको कंसीडर करना है, और जो 2 सेम है उनमें से एक को कंसीडर करना है। अगर तीनों ही सेम होती तो फिर तो एक ही इक्वेशन थी, तो उस एक ही इक्वेशन से आपको एक ही वैल्यू निकालनी थी, या तो x1 हो सकता था, या x2 या x3। बाकी 2 को आपको लेट करना होता k1 एंड k2। बट इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि आपके पास तीनों की तीनों इक्वेशन डिफरेंट है, तो आप तीनों में से कोई भी 2 को कंसीडर कर लीजिए। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को कंसीडर करा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर हमें x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसको करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर x1 लिख लेना है, यहाँ पर x2 लिख लेना, और यहाँ पर आपको x3 लिखना है।
x1 के कोफिशिएंट आप देख सकते हैं -7 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये आपके पास माइनस का 4 है, यहाँ पर आपके पास माइनस का 3 है और यहाँ पर आपके पास माइनस का 6 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये x1 के कोफिशिएंट्स को हाइड कर लेना है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करनी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो है क्या क्या वैल्यू बनकर आ रही हैं। तो यहाँ से अगर हमने देखिए इसको हाइड करा x1 निकालने के लिए, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस माइनस 12, ये आया। फिर इज इक्वल्स टू, अब आपको x2 निकालना है। x2 निकालने के लिए आप x2 को हाइड कर लीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो जब भी आप मिडिल वाले को फाइंड आउट करेंगे आप इसको हाइड करेंगे और एक नेगेटिव साइन को और लगा लेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन को सेम रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए -7 -6, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 42, है ना, और ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस 6। फिर आपके पास इज इक्वल्स टू x3। ठीक है, अब आपको x3 को हाइड कर लेना है, तो आपके पास आ रहा है 28 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू आप लिख लीजिए k। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास x1 की वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आया, x1 की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लेना है, बहुत आराम से इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए x1 की वैल्यू क्या आ रही है, -12 और -12 कितनी हो जाएंगे, -24। उसके बाद इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास आ रहा है x2। अब यहाँ से देखिए कितना आपके पास बन रहा है 42 और आपके पास 6 आ गया 48 इज इक्वल्स टू x3। x3 कितना आ गया आपके पास 24 इज इक्वल्स टू k। इट मीन्स अगर आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकालें तो x1 की वैल्यू आपके पास आ रही है -24k, x2 की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस का 48k, x3 की वैल्यू आपके पास आ रही है 24k। ठीक है, यानी कि आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर था, वो आइगन वेक्टर जिसको हमने लेट करा था कैपिटल X1, जिसकी वैल्यू हमने लेट करी थी स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3, और ये हमारे पास बनकर आया है -24k, -48k और 24k। अब देखिए यहाँ पे जो k है इट में है वैनी वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक यूनिक नहीं आया आंसर, ये एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए, डिपेंड कर रहे हैं k के ऊपर, और k में है वैनी वैल्यू, k कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा वेक्टर की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी वो इसके मल्टीपल में होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ k इज इक्वल्स टू सपोज 24, अगर मैं k को 24 लेट कर लूँ तो आंसर क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रही है 1/24, है ना, 1/24। इसको इजी बनाने के लिए तो ये वैल्यू आ रही है आपकी -1, -2 और 1, -1 -2 1, ये आपका पहला आइगन वेक्टर आ गया। आप चाहें तो अब इसको देखिए किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इट में हैव द वैल्यूज 1 2 -1, ये भी एक आइगन वेक्टर हो गया है। आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 10 20 -10। इट मीन्स आप इसमें k की जगह कोई भी वैल्यू
को रख सकते हैं और वहां से आप अपना आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। ये मैंने आपका आइगन वेक्टर निकाल के दिखाया 5 के लिए, जहां पर हमारे पास 3 इक्वेशंस बनी और उन 3 इक्वेशंस में से कोई भी 2 इक्वेशन को कंसीडर करते हुए हमने इस आंसर को निकाला। अब आते हैं दूसरी आइगन वैल्यूज, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू -3। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से फाइंड करने जा रहे हैं अगेन क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalue लैम्डा इज इक्वल्स टू -3, है ना। ये तो हमारी वैल्यू थी -3 के लिए अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं आइगन वेक्टर। हमने इसको लेट कर लिया था x2। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन हमारे पास है a माइनस लैम्डा i इंटू x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी, आपको पहले से पता है, ऊपर भी लिखी हुई है, दैट इज -2 माइनस लैम्डा, 2 -3, 2 1 माइनस लैम्डा, -6 -1 -2 एंड माइनस लैम्डा। अब अगेन क्या करना है, हमें यहाँ पर x2 की मल्टीप्लाई करना है। x2 हमने लेट करा था y1 y2 और y3 इज इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। अब आप इसमें पुट कर दीजिए लैम्डा की जगह -3। ठीक है, तो पुट कर देते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू -3। देखिए क्या इक्वेशन बनकर आती है। तो जैसे आपने पुट करा क्या बनकर आया, तो यहाँ से जैसे आपने -3 रखा है ना, माइनस माइनस प्लस 3, तो बन जाएगा आपके पास 1 2 -3, है ना, और आपके पास बन गया है 2 4 -6। ठीक है, उसके बाद आपके पास बना -1 -2 और -3 रखते ही ये बन गया आपके पास 3। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये तीनों की तीनों जो रो हैं ये सेम आ गई है। नोटिस करिए, ये तीनों की तीनों जो रोज हैं वो सेम आ गई, ये एक दूसरे की मल्टीपल आ गई। मल्टीपल का मतलब भी सेम होना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऊपर माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो थर्ड रो बन जा रही है, अगर सेकंड रो में हम 2 से डिवाइड कर दें तो फर्स्ट रो बन जा रही है, यानी कि तीनों रो सेम हो जा रही है। अब ऐसे केस में जब तीनों रो सेम हो जाए तो क्या करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एवरीवन, पहले यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए 3 इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन वुड बी y1 + 2y2 - 3y3 इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों से सेम इक्वेशन आ रही है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या बन रहा है, 2y2 + 4y1 था यहाँ पे, 4y2 - 6y3 इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है -y1 का 2y2 और प्लस का 3y3 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए 3 इक्वेशन है, पर सारे के सारे इक्वेशन सेम है, ये तीनों सेम आ गई। तो जब ये तीनों इक्वेशन सेम है तो आप इसको एक ही कंसीडर करेंगे। जब आप इसको एक ही कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर आप इसको, सपोज करिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है, तो इक्वेशन नंबर 1 को लिया है। अब क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकल सकती है। तो सपोज करिए आपने यहाँ से y1 की वैल्यू निकालना चाहा, तो y1 की वैल्यू आ गई -2y2 + 3y3। अब y1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y2 y3। y2 y3 कहाँ से निकालेंगे, अब हमारे पास कुछ और नहीं बचा है, हम अब इसको सिर्फ लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, y2 की वैल्यू को आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, सपोज k1,
और y3 को आप लेट कर लीजिए k2। तो अब क्या हुआ, अब आपके पास जो y1 की वैल्यू आई वो इन टर्म्स ऑफ k1 k2 आ गई। इसका मतलब y1 आपके पास निकल कर आ गया 2k1 प्लस 3k2, ये आपके पास y1 आ गया। तो ये आपके पास y1 की वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू आपके पास y2 की आ गई थी जो आई नहीं थी, हम लोगों ने अपने आप से लेट करी है, और यहाँ पर आपके पास y3 आ गया है जो हमने लेट करा है। तो ये तीनों वैल्यू आ गई, इन तीनों में से हमने 2 लेट करी हैं और एक वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज k1 k2 की टर्म्स में आई हैं। अब आप k1 k2 को बदलते रहिए अपनी इच्छा अनुसार, जैसे जो आपको वैल्यू रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि तीनों एलिमेंट किसी भी वेक्टर के जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर k1 k2 की कोई भी वैल्यू रखते रहिए और आपके पास डिफरेंट आंसर्स आते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स, ये आपके आइगन वेक्टर्स। आप k1 k2 की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप जीरो भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बस ये इंश्योर करना है कि ऐसी वैल्यू ना पुट करें जिससे किसी भी वेक्टर के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप किसी भी 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये जो प्रॉपर्टीज हैं इस पर हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक से आपके सॉल्व होते हैं। प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज को। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पर आइगन वैल्यू का मतलब आप सभी को पता है कि हम लैम्डा की बात कर रहे हैं। लैम्डा का मतलब होता है स्केलिंग फैक्टर, कितने टाइम्स स्केल्ड हुआ, दिस इज आइगन वैल्यू। यहाँ पर हमने लैम्डा निकालकर मैथमेटिकली भी देख लिया है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि एन आइगन वैल्यू इज ऑल्सो नॉन द लेटेंट रूट्स एंड द करेक्टरिस्टिक रूट्स। इसका मतलब जो लैम्डा है इसके और बाकी के दो नाम भी हैं, आप इसको लेटेंट रूट या करेक्टरिस्टिक रूट्स भी कह सकते हैं। तो जो आइगन वैल्यू है इसको टोटल 3 नाम से कॉल किया जाता है। आइगन वैल्यू वेल नोन नेम है, हमेशा इसको बोला जाता है, लेकिन उसके अलावा लेटेंट रूट्स भी कह सकते हैं और करेक्टरिस्टिक रूट्स भी कह सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो किसी भी ए मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यूज आई उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सपोज आपकी मैट्रिक्स थी ए, उसकी आइगन वैल्यू आ गई λ1 λ2 λ3, तो ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। तीसरी बात क्या है, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ट्रेस। तो यानी कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स है, सपोज उसकी आइगन वैल्यू आई λ1 λ2 λ3, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनका जो सम होता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, जितनी भी आइगन वैल्यूज आई हैं, ये किसके इक्वल होता है, ट्रेस। इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ट्रेस के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ट्रेस का मतलब है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये जो ट्रेस के लिए क्या कह रहे हैं, द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से देखिए दूसरी बात निकल कर आ गई, क्या क्या आ गई, कि जो आपकी आइगन वैल्यूज हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये बड़ी ही काम की बात आ गई है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी आपकी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट है ना, सपोज आपकी मैट्रिक्स थी यहाँ पर, सपोज करिए आपकी मैट्रिक्स थी A1 2 0 B3 है ना, 0 0 C। तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स आ गए ABC। ये क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ डायगोनल, यानी कि A प्लस B प्लस C। ऐसे कर कर आपका जो आइगन वैल्यूज होगा उनका सम किसके इक्वल होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा। आगे क्या कह रहे हैं, द आइगन वेक्टर, जो आइगन वेक्टर है उसको हम लोग लेटेंट वेक्टर भी बोलते हैं।
तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको हम लेटेंट वेक्टर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द आइगन वेक्टर का मतलब है कि हम कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं। हमारा रिलेशन क्या होता था, ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, है ना। तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं आइगन वेक्टर की। द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग एन आइगन वैल्यू इज नॉट यूनिक। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आइगन वेक्टर आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ के आता है ना। जैसे के आ गया, 2k आ गया, 3k आ गया, और k में है एनी वैल्यू, तो k की कुछ भी वैल्यू आप बदलते रहिए। कोई बच्चा 1 ले रहा है, कोई बच्चा 2 लेगा, कोई -1 लेगा, कोई -2 लेगा, कोई 1/2 ले सकता है, कोई 1/3 ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे के मल्टीपल होती हैं। ठीक है, आगे क्या आ गया, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो यूनिट मॉड्यूलस की होगी, यानी कि आइगन वैल्यू जो होगी उसका यूनिट मॉड्यूलस होगा। ठीक है, यानी कि उसका जो मॉड होगा वो 1 होगा। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी उसका जो मॉड होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये बात का ध्यान रखना है। अगली मैट्रिक्स क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या थी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आपने उसका कॉन्जुगेट करा, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दिया और दोबारा से सब करने के बाद मैट्रिक्स दोबारा से ए बन जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते थे। अभी क्या कह रहे हैं कि आपके मैट्रिक्स हर्मिशियन है और आपने उसका लैम्डा फाइंड आउट करा, यानी कि आइगन वैल्यू। तो उसकी आइगन वैल्यू कैसी होती है, उसकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है, यानी कि उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 हो सकती है, -1/2 हो सकती है, जो भी होगी वो रियल होगी। तो अगर आपकी मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यू जो होगी वो हमेशा रियल होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या थी कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, आपने इसका कॉन्जुगेट करा, कॉन्जुगेट कर कर आपने इसका ट्रांसपोज करा और ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स दोबारा से ए तो बन गई, लेकिन उस मैट्रिक्स में एक नेगेटिव का डिफरेंस आ गया, यानी कि सारे एलिमेंट्स में एक नेगेटिव का डिफरेंस आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की, यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन है और आपने उसकी लैम्डा निकाला, यानी कि आइगन वैल्यू निकाली, तो उसकी आइगन वैल्यू कैसे आएगी, या तो वो 0 होगी या वो प्योर इमेजनरी। प्योर इमेजनरी का मतलब है कि जैसे वो 2i हो सकती है, वो -2i हो सकती है ना, यानी कि उसमें कहीं भी रियल नंबर नहीं आएगा। जैसे कि वो 3 + 2i नहीं हो सकती, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, सिर्फ 2i हो सकता है, प्योर इमेजनरी होगी। तो अगर आपकी मैट्रिक्स क्यू हर्मिशियन है तो उसकी आइगन जो वैल्यू होगी या तो वो 0 होगी या प्योर इमेजनरी होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती हैं उसकी जो आइगन वैल्यू होती हैं या तो वो 0 होती है या तो वो यूनिट होती है। तो सपोज आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो आइडेम्पोटेंट है, तो उसकी अगर आपने लैम्डा फाइंड आउट करा तो वो लैम्डा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको बड़े काम आने वाली हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ऐसे समझते हैं, और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो हैं उस मैट्रिक्स के आपने आइगन वैल्यू निकाली, उसकी आइगन वैल्यू सपोज करिए 1, 2 और 3 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1, 2, 3 है, तो अगर आपको ए की पावर n की आइगन वैल्यू पूछी जाए, a⁻n की आइगन वैल्यू, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये आइगन वैल्यूज आएंगी 1⁻n, 2⁻n, 3⁻n, है ना। यानी कि सिंपल अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है और आपसे कहा जाए कि इसकी आइगन वैल्यूज सपोज करिए आपसे कहा कि 1, 2, 3 है, तो अगर आपसे कोई सपोज करिए ए की पावर 100 दे दे, है ना, और उसकी आइगन वैल्यूज पूछें, तो ए की पावर 100 मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, उसकी आइगन वैल्यूज आप डायरेक्ट लिखेंगे 1⁻100, 2⁻100,
है ना, और 3 raised to the power 100, दिस वुड बी द आंसर। अगला क्या है, फिर से सेम बात है, अगर आपके पास सपोज एक मैट्रिक्स ए थी और आपने उसकी आइगन वैल्यूज निकाली लैम्डा, और लैम्डा सपोज आपके पास 2 आ गया, है ना, 2 1 3 आ गया। अब अगर आपसे कोई ए इनवर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछे, तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो इनका इनवर्स हो जाएगी, 2 की पावर -1 -1 एंड 3 की पावर -1, ये इसका आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम प्रॉपर्टी कहती है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू ये होगी, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यू सपोज करिए आपके पास 1 2 और 3 है। अब आपसे कोई कहे कि ए माइनस लैम्डा 3 लैम्डा कर लो, 3 लैम्डा की आइगन वैल्यू आपसे कोई पूछे, 3 लैम्डा आई करना पड़ेगा, है ना। इसकी आइगन वैल्यू कोई पूछे तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी आपके पास, अब देखो यहाँ पर क्या आएंगे, आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, पहले 1 -3 लैम्डा आई, फिर 2 -3 लैम्डा आई, फिर 3 -3 लैम्डा आई। तो अगर यहाँ पर लैम्डा लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 थी, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स थी ए, उसकी वैल्यूज आ गई 1 2 और 3। अब आपसे किसी ने कहा कि भाई आप ए माइनस लैम्डा आई का स्क्वायर की आइगन वैल्यूज बताइए। ए की आइगन वैल्यूज तो ये है, ए माइनस लैम्डा स्क्वायर की आइगन वैल्यूज बताइए। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएगी आपके पास, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर आप लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी इस मैट्रिक्स की। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स ए है और जो इसका इनवर्स है, हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। सेट सेम होगा, वैल्यूज तो अलग अलग होगी, आइगन वैल्यूज तो अलग अलग होंगी, सेम सेट होगा। आगे क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट। सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स थी, उसकी आइगन वैल्यूज थी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ये क्या करें, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए थी, उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। आगे क्या कह रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इक्वल देयर आर इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल आइगन वैल्यू। तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर लैम्डा की वैल्यू सपोज 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वेक्टर निकाला, तो वेक्टर आपके पास आ जाएगा सपोज के 2 के और 3 के। तो अब के अलग अलग वैल्यू रखेंगे, यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब एक वैल्यूज के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर, इनफाइनाइट मैनी आइगन वेक्टर्स आ सकते हैं। जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जीरो होगी इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसकी आइगन वैल्यू जीरो होगी। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है ना, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी रियल मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज करा और दोबारा से वही बन जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है और उसकी आपने आइगन वैल्यूज निकाली, तो वो आइगन वैल्यूज हमेशा रियल आती है, इसकी प्रॉपर्टी है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जो है वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना,
अगर कोई भी मैट्रिक्स ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल के नीचे के या तो एलिमेंट 0 हो या ट्राइंगल के ऊपर के। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं या डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसकी ऐसी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ही उसकी आइगन वैल्यूज होते हैं। यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी दैट वुड बी 1, 3 एंड -2। तो अगर आपकी गिवन मैट्रिक्स एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही उसके आइगन वैल्यूज होते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। अपग्रेड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।